Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will do class 8th geography का chapter number 5 industries. Secondary activities are those activities which change raw material into products of more value of people. WALUE यहाँ पे ये स्पेलिंग आएंगे है ना, वैल्यू ऑफ पीपल. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में, पहले मैं आपको बता दूं, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के. एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, देन होता है हमारा टर्शरी. तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है और ये सेकेंडरी एक्टिविटी है इकोनॉमी में. तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोडक्ट बनाया जाता है जो पीपल के लिए वैल्यूएबल होगा. Industries refer to an economic activity that is connected with the production of goods, extraction of a minerals और अ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. तो क्या जी, ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ. तो ये किसके साथ कंसर्न करती है, ये जो आप गुड्स की प्रोडक्शन के और जो एक्सट्रैक्टिंग की जाती है मिनरल्स में उसके साथ, और ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं उनके साथ ये कंसर्न्ड है, उसके साथ ये इसका कनेक्शन है. तो रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे. Industries under this are of a agro-based, mineral-based, marine-based and a forest. बट अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे शॉर्ट दिया है. तो रॉ मटेरियल यानी कि ये ऐसा थोड़ा है, इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले इनको रॉ मटेरियल चाहिए, इनको काम करने के लिए सामान चाहिए, उस सामान को हम रॉ मटेरियल कहेंगे. अलग अलग सामान होता है, कुछ सामान होता है जो उसको एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर से मिलता है, लाइक कॉटन है ना. अगर कपड़ा बनाना है ना, कपड़े की इंडस्ट्री है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, कॉटन. तो उसका वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी जो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर वो डिपेंड है. तो उसके बाद आ जाता है मिनरल बेस्ड में क्या आ जाती है, जो मिनरल के ऊपर वो डिपेंड करती है. जैसे कि और होती हैं आयरन और है ना, आयरन वगैरह चाहिए आप, कोई भी जो है स्टील है, कुछ भी, तो जो ओर्स होती हैं उन पे डिपेंड है जहाँ से उन्हें मिनरल्स मिलता है, तो उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहेंगे. उसके बाद आ जाता है मैराइन बेस्ड. मैराइन का मतलब क्या होता है, समुद्री, यानी कि समुद्र से मिलने वाला सामान पे बेस्ड है. जैसे फिशेस जो कह सकते हैं हम, है ना, फिशेस इसका एकमात्र एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. समुद्रों से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, और ये जो समुद्र से जो सामान मिलता है वो उनके लिए एक रॉ मटेरियल होता है, और उनके ऊपर वो काम करते हैं और फिर वो फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद आ जाता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़. कौन सी होती हैं, फॉरेस्ट बेस्ड वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं. जैसे कि वुड चाहिए उनको, पेपर बनाने के लिए वुड चाहिए, वुड होगी उनके पास तभी वो पेपर बना पाएंगे. ठीक है, वो बेस्ड है, वो इंडस्ट्री बेस्ड है फॉरेस्ट बेस्ड पे. ठीक है, बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे हम उसको. साइज ऑफ इंडस्ट्रीज़ की साइज़ अलग अलग होते हैं, छोटी होती है कि बड़ी होती है, सबके बारे में पढ़ेंगे. साइज रेफर टू द अमाउंट ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्ट. कैपिटल यानी कि कितना पैसा खर्च किया है एक इंडस्ट्री के ऊपर. नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग काम करते हैं. एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन कर रही है वो इंडस्ट्री, इसके बेस पे. और इंडस्ट्री बेस्ड ऑन अ साइज, उसका साइज़ कितना है, साइज़ के बेस्ड पे ना, उस बेस पे उसको क्लासिफाइड किया गया है. एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस्ड बाय हैंड. वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जहाँ उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ज़्यादातर हाथ से बनाए जाते हैं, और जिसमें जहाँ तो घर पे ही बनाया जाता है, जैसे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी हम कह सकते हैं. ये देखो, दीज इंडस्ट्रीज आर लेस अमाउंट ऑफ ए कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. तो इनको इतनी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं आपने इसमें इन्वेस्ट किए, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी बताई गई है. बास्केट वीविंग यानी कि टोकरियाँ बनाना, पोटरी है, एंड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सब किस में आ जाती हैं, ये आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर. देन आ जाते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री के
ऊपर। तो इसके अब देखते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन की जाती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज़ हायर एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ सुपीरियर, यहाँ पे जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च किया जाता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया यूज़ की जाती है। किस किस तरह के, जैसे कि ऑटोमोबाइल, जैसे कि कार वगैरह जो ये हम यूज़ करते हैं, व्हीकल्स हो गए, ये जहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, हैवी मशीनरी है, वहाँ पे जो वो इंडस्ट्री ये काम कर रही हैं, ये बनाने वाला काम कर रही हैं, तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, तो उन इंडस्ट्रीज़ को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे। ओके, तो ऑनरशिप के बेस्ड पे देखेंगे, ऑनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जान के किस कौन मालिक है ना। इंडस्ट्रीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर में। एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है पब्लिक सेक्टर, एंड थर्ड इज जॉइंट सेक्टर, एंड फोर्थ इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के बारे में देखो, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ तो एक बंदे के द्वारा, जहाँ एक ग्रुप ऑफ थोड़े से लोगों के ग्रुप के द्वारा उसको चलाया जाता है इंडस्ट्रीज को। उसका एग्जांपल भी दिया गया, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इन और है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल ये लिमिटेड, ये दोनों क्या हैं, एग्जांपल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। जो पब्लिक इंडस्ट्रीज होती हैं उसको वो उसके मालिक और उसको ऑपरेट करने वाली सरकार होती है। इसकी एग्जांपल है जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों एग्जांपल हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की। उसके बाद आ जाते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आर owned एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट, जो एक राज्य है, एक स्टेट है, और जहाँ इंडिविजुअल का ग्रुप है, तो उसको हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलेंगे। ओके, जिसमें जाने कि स्टेट का भी उसमें हाथ है, उसको ऑपरेट ऑन करती है, और इंडिविजुअल का ग्रुप भी है। तो लिमिटेड भी बोलते हैं हम इनको, है ना, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। लिमिटेड यानी कि आधी तो वो प्राइवेट होती है, आधी होती है वो सरकारी, तो उसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर owned एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल। तो क्या है, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनको ऑन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है जो प्रोड्यूसर होते हैं, किसके द्वारा, जो प्रोड्यूसर होते हैं, और जो सप्लायर होते हैं, कौन, जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं वो ही इनके मालिक होते हैं, वर्कर्स और द बोथ। ओके, जब वर्कर भी और बोथ भी, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और असुधा डेयरी। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। फैक्टर आगे आ जाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, किस इलाके पे, किस लोकेशन पे अच्छा उनको रॉ मटेरियल मिलता है। लैंड देखते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी को देखा जाता है, लेबर यानी कि मजदूर देखे जाते हैं, स्किल्ड भी हों और अच्छी कम लेबर भी देनी पड़े, और पावर भी होनी चाहिए, कैपिटल पैसा देखा जाता है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और अ मार्केट, ये फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी की लोकेशन को बहुत ज़्यादा, एक इंडस्ट्री की लोकेशन को बहुत ज़्यादा, ये सभी फैक्टर प्रभावित करते हैं। ओके, अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अ डेवलपमेंट एंड अ ग्रोथ ऑफ अ टाउन्स एंड सिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ग्रोथ हुई है, किसमें ग्रोथ हुई है, ग्रोथ हुई है डेवलपमेंट में ग्रोथ हुई है, टाउन एंड सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हैं, बढ़ी हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के बारे में। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम चलता कैसे है, इनपुट होता है, फिर उसके बाद इनपुट पहले तो वो लेते हैं, है ना, रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस करते हैं, फिर वो आगे जो थर्ड जो टर्शरी होते हैं ना, टर्शरी सेक्टर होता है, उसको दे दिया जाता है बेचने के लिए। इस तरीके से इंडस्ट्रियल का सिस्टम होता है। रॉ मटेरियल, लेबर एंड अ कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग आर द इनपुट्स। मैंने बताई है, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया,
कॉस्ट ऑफ द लैंड, ज़मीन की कीमत होगी, जो ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा है, पावर कितनी खर्च हुई है, ये सभी क्या है, उनके इनपुट हैं, किसके, इंडस्ट्री के। उसके बाद आ जाता है द प्रोसेस, उसके बाद प्रोसेस चलता है। प्रोसेस में वाइडर रेंज ऑफ द एक्टिविटीज़ जिसमें जिस एक्टिविटी के ज़रिए वो कन्वर्ट किया जा रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में। और थर्ड इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट आर एंड ऑफ द प्रोडक्शन एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। उसके बाद जब ये सामान तैयार हो जाता है फिर उसको आगे भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद प्रॉफिट कमाया जाता है। इतने प्रोसेस के बाद थर्ड प्रोसेस में वो पैसे कमाते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल रीजन देखते हैं कौन कौन से प्लेसेस पे, कौन कौन से इलाकों में इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज रीजन एमर्ज्ड व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर। तो ये इंडस्ट्रियल रीजन तभी एमर्ज होते हैं जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पे लोकेट करती हैं, ओके। एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, और वो बेनिफिट जब ना बहुत सी इंडस्ट्रीज एक प्लेस पे ही होंगी तो बहुत से बेनिफिट होंगे उनको ए पास होने के। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया, तो वो टेम्परेट एरिया में होंगे। सी पोर्ट के, सी पोर्ट में क्यों, क्योंकि इससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको पानी की अवेलेबिलिटी भी अच्छे से मिल सकती है ना। और स्पेशली कोल फील्ड के नज़दीक, जो सी पोर्ट के नज़दीक यहाँ पे बनाई जाती हैं इंडस्ट्रीज़। आगे मेजर इंडस्ट्रीज रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड के ऊपर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो मेजर इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में एंड ईस्टर्न एशिया में इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। अब अगर हम हमारे इंडिया की बात करें इंडस्ट्रियल रीजन में, मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन और अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, ये सभी क्या हैं, ये इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे इंडिया के। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़। इन मेजर इंडस्ट्रीज़ की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री, जो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल तो समझते हो ना, कपड़ों की, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज आर द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज। तीन तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत वो हैं, ज़्यादा मात्रा में देखें अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। आयरन और स्टील एक, टेक्सटाइल और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरे वर्ल्ड की ये इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हैं, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे हैं ज़्यादातर, वो जर्मनी में है, यूएसए में है, चाइना में है, जापान और रशिया में है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये इंडिया में, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में। सिलिकॉन वैली ऑफ द सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया आर द मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तो क्या, जैसे सिलिकॉन वैली है जो सेंट्रल कैलिफोर्निया में, और बेंगलुरु जो इंडिया का एक हिस्सा है, यहाँ पे ये हब्स माने जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब माने जाते हैं ये वाली इंडस्ट्रीज, ओके। आगे हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कंबाइन वेरियन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट एंड इट इज़ अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि ये मिनरल के ऊपर ये डिपेंड करती है, ओके। और इनपुट इन द इंडस्ट्री इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या इनपुट होता है, जैसे कि आयरन और हो गया, कोर होगी, लाइमस्टोन हो गया, लेबर, कैपिटल और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इसमें इनपुट हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस में क्या कन्वर्ट किया जाता है किसको, स्टील को, बाय अंडरग्राउंड अलग अलग स्टेजेस में जाके, जैसे कि स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, अदर रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज अ स्टील। तो और प्रोसेसिंग में जाकर तो स्टील को और उसका सामान बनाया जाता है, ठीक है, मोल्ड किया जाता है जो भी उसका बनाना है, ओके। स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो स्टील है ना, स्टील, इसको बैकबोन बोला जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की। क्यों बोला जाता है, बिकॉज एज मोस्ट एवरीथिंग इज मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, बिकॉज ज़्यादातर जो सामान है, और क्योंकि मजबूत होता है ना, इसीलिए मजबूती का होता है, ज़्यादातर जो सामान है लॉन्ग लाइफ मतलब लंबे समय तक रहने वाला सामान है वो स्टील का होता है, इसीलिए इसको मॉडर्न इंडस्ट्री के बैकबोन बोला जाता है
स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। इन इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत डेवलप कर रही है, क्यों यहाँ पे एडवांटेजेस मिल रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, चीप लेबर, सस्ती लेबर मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट और मार्केट भी अच्छी है। इसीलिए हमारे इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है। मेजर स्टील इंडस्ट्रीज सेंटर है हमारी इंडिया में, भिलाई है, दुर्गापुर है, भूमपर है, जमशेदपुर है, रोडकेला है, बोकारो है, एंड इट्स स्प्रेड ओवर द स्टेट। और स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, यहाँ तक ये हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पाई जाती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईटी बोलते हैं, आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग इज केयरिंग है ना। तो मैं भी तो आपके साथ इंफॉर्मेशन, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, है ना, कर देती हूँ, है ना, यूट्यूब पे, है ना। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज डील इन अ स्टोरेज। तो इसमें जो मेरे पास स्टोर है, मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ इंफॉर्मेशन को, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द मेन फैक्टर, जो मेन फैक्टर्स हैं गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर अ सोर्स, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो गाइडिंग है, क्या लोकेशन है इंडस्ट्रीज की, क्या रिसोर्सेज हैं, कॉस्ट क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं इस इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। द मेजर हब्स, जो मेजर हब्स हैं इस आईटी इंडस्ट्री के, वो हैं सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आईटी के हब माने जाते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन प्लेट्यू भी बोला जाता है। आईटी हब्स इन अ metropolitan center of India are मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी का। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी डेफिनेटली। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।